बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ना पढ़ना शुरू कर दिया था लास्ट लेक्चर में ना. वी स्टार्टेड रीडिंग बॉन्ड पैरामीटर्स. तो सी को आगे कंटिन्यू करते हैं. मैंने प्री रीड करने को बोला था थोड़ा सा, तो किया प्री रीड तुम लोगों ने. हाँ, तो अपन लोग थोड़ा तो पढ़ चुके थे. हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ के बारे में सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट किया था, उसको डिफाइन किया था. बाकी दो और हमको पढ़ने हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड लेंथ हमने डिफाइन की कि भाई पहले तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डायग्राम से उसको समझा था. किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है वो देखना शुरू किया था. इनके कुछ एग्जांपल्स लिखना शुरू किए थे, है ना. परसेंटेज कैरेक्टर तक हमने लिख लिया था और इसके एग्जांपल तक हमने कर लिए थे. तीन पैरामीटर मतलब तीन फैक्टर्स तक हमने लिख लिया था. तुम्हारी कॉपी में लास्ट चीज ये लिखी होगी मोस्टली ना. दिस मस्ट बी द लास्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव रिटन इन आवर लास्ट लेक्चर. ऐसे ही था. हाँ, तो यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं. अगला फैक्टर जिस पे हमारा बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर सकता है या करता है वो हम लिखना शुरू करते हैं. फोर्थ है ना. तो लिखें बेटा फोर्थ सब लोग. ठीक है, चलो लिखो. स्टार्ट राइटिंग. फोर्थ इज bond length is inversely proportional to delta En. तो एक फॉर्मूला अपन ने पीरियडिक में पढ़ा था बॉन्ड लेंथ का, थोड़ा बहुत याद है. आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद आ रहा हो तो, है ना. हाँ, तो वहां भी हमने ये बात कही थी बट हमने वहां पे बॉन्ड लेंथ मेजर करी थी. बिल्कुल, ये हमने पीरियडिक में पढ़ा था. इसको देख लेना एक बार और आज वापस क्लास के बाद. बट पॉइंट यही था कि भाई जितना डेल्टा एन बढ़ाते जाओगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी. मतलब दो एटम्स जो आपस में बॉन्डेड है उनमें डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा है वो उतने पास पास आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बीच के किसी एक तरफ खींचे जाएंगे तो बगल वाले एटम को भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करता है, खींचता है. तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ सामने वाला जो एटम है वो भी थोड़ा उसकी तरफ पास में आ जाता है, उसकी तरफ खींचे जाता है. कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं. तो इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं. तो आपको क्या समझना है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, उल्टा है, इनवर्स रिलेशन है. इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देख लेते हैं भाई. तो अब अपन बाकी चीजें नहीं बदलेंगे, अपन शेल नंबर सेम रखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि शेल नंबर जो है वो चेंज हो गया तो फिर साइज वैसे ही बदल जाता है. तो आपको मान लो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है. तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इसमें, तो हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बदल रहे हैं. तो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं. एक तो डेल्टा ईएन बेटा लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बिल्कुल, डेल्टा ईएन बढ़ रहा है, एक ये फैक्टर है. दूसरा फैक्टर साइज भी इसमें देखोगे तो थोड़ा चेंज होता है बट होता है. तो कार्बन से फ्लोरीन जाते हैं तो साइज छोटे होते जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज छोटे हो जाते हैं, साइज डिक्रीज होते हैं. तो इन दोनों फैक्टर्स से हमको सेम ही आउटपुट मिल रहा है इस केस में कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. और होता भी है कि अगर इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना हो तुमको, if you had to write bond length का order, तो carbon hydrogen is more than nitrogen hydrogen is more than oxygen hydrogen is more than fluorine hydrogen sequentially directly. तो इस टाइप से अपन कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, लिखा.
तो अब कुछ सवाल कर लेते हैं भाई। ये लिखो, कुछ सवाल करते हैं अपन। और जब लिखा हो जाए तो मुझे बता देना कि लिख लिया है। वंस यू आर डन राइटिंग तो फिर अपन लिख आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिख लो। बाकी लोगों का वेट कर रहा हूं मैं भाई। 2-3 लोगों का ही रिप्लाई आया कि लिख लिया है। डन, सही है। तो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन जो भी हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं। याद रख, एक बार और बता देता हूँ किस किस चीज पे हम कंपेयर कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना छोटा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। साइज, एटम जितने छोटे उतना छोटा बॉन्ड लेंथ, है ना। परसेंटेजेस कैरेक्टर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए होता है। तो जितना परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा उतना साइज छोटा, और जितना साइज छोटा बॉन्ड लेंथ उतनी कम आती है। तो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होने पे साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने पे बॉन्ड लेंथ छोटी आएगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी एक और चीज हमने पढ़ ली कि डेल्टा ई एन, डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम आएगी। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, इन सब की मदद से हम ऑर्डर बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो करते हैं, लिखते हैं सवाल। लिखो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन, राइट डाउन द बॉन्ड, या ऐसा करो, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, कंपेयर the bond lengths in the following cases। तो तुमको कुछ केसेस दे दिए हैं, उसमें तुमको बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। नंबर 1, लेट्स कंपेयर N2H4। या मैं तुमको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ इसका। इसमें तुमको एन एन बॉन्ड लेंथ बनानी है। तो यू हैव एन एन एच 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 एन एच, दिस इज योर N2H4, and what you have to compare it with is N2H2, that is N double bond N H H, this is N2H2। कंपेयर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है ना, इसमें एन एन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। ब्रैकेट में लिख दूंगा किसको कंपेयर करना है। फिर सेकंड, N2H4 और N2H2 में तुमको यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है। फिर थर्ड, F2Cl2, फोर्थ O2F2, फिफ्थ N2O2F2, सिक्स्थ, सिक्स्थ में तुम और क्या करोगे। CH3OH, CH2, इसको इस तरीके से लो, H2C डबल बॉन्ड O और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें तो मैं कंपेयर करनी है CO बॉन्ड लेंथ। और एक केस और कर लेते हैं अपन।
तो यहाँ ले लो तुम CH3F, CH3Cl, CH3Br, है ना, इतने कंपेयर कर लेते हैं अपन। एक और दे दूं क्या, थोड़ा सा टफ है, मतलब इतना डायरेक्ट नहीं है वो, दे दूं क्या? ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है बट ठीक है, देखेंगे। HOOH, इसको कहते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज H2O2, और OFOF, दिस इज O2F2। इसमें आपको OO की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, OO बॉन्ड लेंथ। क्या कंपेयर करना है सारा 3 4 5 में? वो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है 3 4 5 में, तो स्ट्रेट है ना बेटा, दो ही दो एटम्स है तो बॉन्ड लेंथ एक ही है सब में, तो उनमें एक ही बॉन्ड लेंथ है, इसलिए स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है ना। तो करना शुरू करेंगे डिस्कस, ज्यादातर तो यही हो जाएंगे डिस्कस, कुछ के लिए जगह रहे, जैसे 8th के लिए जगह चाहिए तो नीचे कर लेंगे बात उसकी। करें डिस्कस क्या, एक एक करके? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कौन से में एन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, N2H4 में कि N2H2 में, किस में एन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? 1 इज ग्रेटर देन 2, हाँ सही है, N2H4, सही बात है ना, समझ में आ रही है। ये डिसाइड किससे कर लिया था अपन ने, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, तो यहाँ लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस बता दिए डायरेक्ट अपन ने। ठीक है, अगला वाला थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि अब बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना, और एलिमेंट्स के साइजेस भी सेम है, नाइट्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, फर्क क्या है दोनों में? जब बॉन्ड बन रहा है N2H4 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का और N2H2 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, तो हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है। वेरी गुड वेरी गुड, तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, यहाँ क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, N2H4 वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, बताओ। स्टेरिक नंबर, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर, sp3 4 आ जाएगा ना, बिल्कुल sp3 आ जाएगा। अच्छा, और इधर इधर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, एक दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, कितना आएगा भाई, sp2। तो परसेंटेजेस करेक्टर ज्यादा होता है अगर, बाकी सब तो सेम है भाई, नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, सब कुछ सेम है, हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है। तो परसेंटेजेस करेक्टर ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो किसका परसेंटेजेस करेक्टर ज्यादा है, फर्स्ट का कि सेकंड का? परसेंटेजेस किसका ज्यादा है, sp2 में इस करेक्टर ज्यादा है ना, 33% के आसपास आएगा, इसमें 25% है ना। तो ये छोटा ऑर्बिटल बनाएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी आएगी, परसेंटेजेस ज्यादा है। ये देखो, ये लास्ट लेक्चर का डायग्राम, ये डायग्राम याद रखा करो, ये डायग्राम याद रखोगे तो कम सोचना पड़ेगा कि भाई sp2 का छोटा ऑर्बिटल है तो बॉन्ड लेंथ छोटी आती है, sp3 का बड़ा ऑर्बिटल है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी आती है, राइट। तो ये डायग्राम से क्या, परसेंटेजेस कम सोचने पड़ते हैं डायग्राम्स अगर थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं तो किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी भाई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ N2H4 की बड़ी आ जाएगी, है ना। ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कह दो या परसेंटेज एस कैरेक्टर,
तो हाइब्रिडाइजेशन से ही परसेंटेजेस कैरेक्टर पता किया जा रहा है। बिल्कुल। F2Cl2 तो आई गेस काफी सिंपल होना चाहिए, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सही बात है, Cl2 की ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, या साइज बेसिस पे डिसाइड कर दिया। O2 और F2 में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी बेटा? तो आधे लोग कह रहे हैं O2, आधे लोग कह रहे हैं F2। बेसिस क्या है? चलो सबसे पहले बेसिस डिसाइड करते हैं। व्हाट इज द बेसिस? साइज। और कुछ लोग कह रहे हैं EN, और कुछ लोग कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा डेल्टा EN क्या है दोनों में, पहले ये बताओ। एक काम करो, डेल्टा EN क्या है दोनों का? जीरो। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी ना, डेल्टा EN देखना है। तो डेल्टा EN तो सेम है, जीरो ही आएगा। बिल्कुल सही बात कही प्रेशर तुमने कि EN, डेल्टा EN तो डिफरेंट एटम्स के लिए देखेंगे ना, सेम एटम्स पे तो डेल्टा EN हमेशा ही जीरो आएगा ना बेटा। सही स्टेटमेंट है प्रेशा बेटा। तो डेल्टा EN जो है वो अलग अलग एटम्स होंगे तो देखेंगे। अब सेम एटम हो गए तो इन दोनों में अलग अलग क्या है? एक तो साइज अलग है, और एक और चीज अलग है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, क्या अलग है? बॉन्ड ऑर्डर, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। तो F2 का जैसे O2 का स्ट्रक्चर अगर बनाए तो O डबल बॉन्ड O आता है, और F2 का स्ट्रक्चर बनाए तो F सिंगल बॉन्ड F आता है। तो स्ट्रक्चर देख के क्या समझ में आता है किसका बॉन्ड छोटा बन रहा होगा? किसका बॉन्ड छोटा बनेगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का छोटा बनेगा ना भाई, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। साइज तो देखो सेम पीरियड के हैं, पीरियड अलग अलग होता तो बात अलग होती, साइज फिर बहुत मैटर कर जाता है। सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, बगल बगल में रखे हैं, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट बॉन्ड ऑर्डर डबल हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर डबल होने से साइज जो है वो, बॉन्ड लेंथ जो है, तो बेसिस अपना जो यहाँ आ जाएगा वो हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर ये वाली बात समझ में आती है, फोर्थ वाली, तो फिफ्थ वाला भी समझ में आ जाना चाहिए। अगर फोर्थ बात समझ में आती है तो फिफ्थ भी आ जाना चाहिए। तो N2 में भाई क्या बॉन्ड ऑर्डर आता है अपना? N2 में 3 आता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। O2 में क्या बनता है? डबल बॉन्ड ऑर्डर O डबल बॉन्ड। और F2 में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो साइज में थोड़ा ही डिफरेंस है, बगल बगल में रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं साइज में। तो बॉन्ड ऑर्डर ही सिग्निफिकेंट है अपना यहाँ पे। तो एक 3 है, एक 2 है, और एक 1 है, तीनों बहुत सिग्निफिकेंटली अलग है। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिस रखेंगे अपन। तो बेसिस जो है वो अपना डिसाइड करने का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ही हो जाएगा। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है बेटा? N2 की। और उससे बड़ी O2 की होगी। O2 से बड़ी किसकी हो जाएगी? F2 की। ठीक है, लॉजिकल बात है, बता सकते हैं अपन। बिल्कुल। सिक्स्थ केस, ये तो अब तुम्हारे लिए काफी आसान है ना, ये तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर ही दिखा दिया, ये तो स्ट्रक्चर ही बना के दे दिया। एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, इसका तो मैं बेसिस भी नहीं लिख रहा ब्रैकेट में। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी कार्बन मोनोऑक्साइड में, और सबसे बड़ी एल्कोहल के अंदर। सही है। बिल्कुल। सेवेंथ वाला केस बेटा, ये भी आसान है। इसमें क्या फैक्टर लगाओगे तुम? साइज, है ना। बिल्कुल, शेल बदल रहे हैं तो साइज ज्यादा बड़ा फैक्टर है। एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एक थर्ड पीरियड का, एक फोर्थ पीरियड का।
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइज बहुत बड़े फैक्टर्स हो गए, तो साइज अप्लाई कर देंगे अपन। तो साइज के हिसाब से सबसे छोटा कौन होने वाला है? सबसे छोटा फ्लोरीन, बिल्कुल सही है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ा क्लोरीन और सबसे बड़ा ब्रोमीन, ये ऑर्डर आएगा। CH3F, CH3Cl और CH3Br। अब ये जो लास्ट वाला केस है, ये थोड़ा सा, तो सोचो जरा क्या आंसर आना चाहिए, बाकी फिर इसको डिस्कस तो करते हैं। इस टाइप की चीजें आगे थोड़ा और ऑर्गेनिक पढ़ोगे तुम, तो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ोगे तो उसके बाद थोड़ी ज्यादा आएंगी। बट अभी थोड़ा डिस्कस तो कर सकते हैं, पूरी बात भले ही यहाँ पे डिस्कस करें ना करें। इक्वल नहीं, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो तुम्हारे करेक्ट होने का चांस तो 50% है, क्योंकि या तो H2O2 में O बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी, HO2F2 में बड़ी आएगी। तो यू बीइंग करेक्ट इज 50%, है ना? तो मैं पहले आंसर बता देता हूँ। ये बात तो सही है कि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डेल्टा EN, लेकिन वो डेल्टा EN तो किस बॉन्ड पे लगेगा? इस पे लगता ना, अगर कंपेयर करना होता तो। यहाँ O और O में तो डेल्टा EN जीरो है, इसमें भी डेल्टा EN जीरो है, तो डेल्टा EN तो जीरो ही है ना? इसमें एक्चुअली ऊपर वाले रूल से तुम डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे। मैं पहले आंसर बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे सोचना है। देखो, आंसर आएगा तुम्हारा O बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज मोर देन F2O2। ये तो आंसर है ना? क्यों है इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, इसको थोड़ा फील से समझना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के कई तरीके हैं। हम बिना किसी रूल का नाम लिए हुए इसको वैसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि मतलब फील से कैसे समझेंगे कि क्या हो रहा है ना? लिख लिया सबने? तो मैं समझाऊं फिर? सब लोग लिखना बंद करो पहले, तभी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें हो क्या रहा है। आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, और ये बगल वाला ऑक्सीजन का एटम है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। बाकी लोन पेयर भी होंगे, लोन पेयर में बना नहीं रहा हूँ, ठीक है? आई एम नॉट ड्रॉइंग लोन पेयर्स, लोन पेयर्स भी होंगे। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने ज्यादा अपनी तरफ खींच रखे होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना? तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसने खींच रखे हैं? ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच रखे हैं। सही बात है। तो अगर चार्जेस रखोगे तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आगे चल के जब मैं तुमको भी इसी चैप्टर में डाइपोल मोमेंट्स वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ये बातें हम काफी कॉमनली यूज करेंगे कि पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर आएंगे। इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ ज्यादा खिसका हुआ होगा तो। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे देखते हैं अपन, है ना? बगल वाले मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है शेड, ये कौन खींच के रखेगा अपनी तरफ? फ्लोरीन। तो ये ऊपर खिसके रहेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरीके से दूसरी तरफ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब ये बताओ बेटा कि पहले केस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ज्यादा खींचेंगे,
या इस केस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन ज्यादा खींचेंगे? किस केस में ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे? सेकंड केस में। भाई इन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पार्शियल पॉजिटिव ही सही बट पार्शियल पॉजिटिव है ना? तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं इन पे, मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उसके इलेक्ट्रॉन कोई और उससे खींच रहा है। तो अगर कोई और उससे खींच रहा है तो ये दोनों ऑक्सीजन, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनको अपनी तरफ और खींचेंगे। तो अगर ये एक दूसरे को पास पास खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे। अच्छा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा खींचेंगे क्या? नहीं खींचेंगे, थोड़े रिलैक्स्ड हैं कि भाई हम पे ऑलरेडी हमने किसी और से इलेक्ट्रॉन आराम से ले रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ठीक है भाई, मतलब थोड़ा दूर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को चलता है। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा पुल नहीं लग रहा, तो ये ठीक ठाक दूरी पे बने रहेंगे कि ठीक है भाई, तुर पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मेरे पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा दूर दूरी बैठते हैं। अपने को ये बीच के इलेक्ट्रॉन से भी नेगेटिव चार्जेस ही हैं, तो कुछ ऐसा बहुत लगाव नहीं है। इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बीच में नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहेगा नहीं मेरे को भी बहुत प्यारे हैं ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये कहेगा नहीं मेरे को भी बहुत प्यारे हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों खींचेंगे तो दोनों पास पास आएंगे कि भाई दोनों को चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ छोटी हो जाएगी और यहाँ थोड़ी सी बड़ी। इसको और भी कई तरीके से समझा सकते हैं, बट हमने इसको थोड़ा फील से और लॉजिक से इसको इस तरीके से समझाया है। और बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, समझदारी वाली बात, समझ इजीली समझ में आ जाता है ना? तो ये थोड़ा सा इसलिए अलग से मैंने कहा था कि ये थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको ऐसे रूल से डायरेक्ट नहीं आएगा ये, है ना? तो ऐसा कोई रूल से डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ये चार्जेस आ रहे हैं उससे फर्क कुछ पड़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, डेल्टा ई एन जीरो आ रहा है ना, आपके साइजेस सेम है, तो इनसे आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, आपको थोड़ा इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसा स्टार मार्क कर देते हैं और ये ऐसा बना लो, है ना? और पार्शियल नेगेटिव कब रखेंगे ये वैसे तो मैं सिखाऊंगा, बट इसको कहेंगे पोलर बॉन्ड, ठीक है? इसको कहेंगे हम पोलर बॉन्ड, ये आगे चल के पढ़ेंगे। पोलर बॉन्ड मतलब क्या होता है, जिसमें चार्जेस होते हैं अलग अलग। चार्जेस अलग अलग कब होंगे, जब डेल्टा ई एन होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डेल्टा ई एन है नहीं, तो इसमें कोई पोलर चार्जेस या पार्शियल चार्जेस इस बॉन्ड की वजह से नहीं आते हैं। जैसे एफ और एफ जब था, तो ना इस पे कोई चार्ज था ना इस पे कोई चार्ज था, क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ जाए, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से खींच के रखता है। तो ये बातें अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी इस बात को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पार्शियल चार्जेस आपको समझ बता दिए जाएं तो आगे का लॉजिक जो मैंने बताया वो समझ में आता है ना, उतना बहुत है। फिर ये पार्शियल चार्जेस का काम अपन करेंगे पूरा डिटेल में, डाइपोल मोमेंट वाली बात पे अपन पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है। ठीक जनता, सही है? तो ये जो लॉजिक मैंने भी तुम्हें सिखाया, इस लॉजिक पे एक सवाल और दे दूं, मतलब बिना किसी फैक्टर के तुम्हें अगर इस लॉजिक से बताना पड़े तो दे दूं एक सवाल और? ठीक है, एक सवाल और दे रहा हूं इसी लॉजिक को अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास CH3 और CH3 है, और CF3 और CF3 है, और आपको इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी आएगी भाई, या किसकी छोटी आएगी? कंपेयर कर दो बस तुम। तो मैं एक सिंगल सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे। किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी आ रही है, फर्स्ट या सेकंड, ये बता दो। फर्स्ट की है ना, CH3 CH3 की, सही बात है। समझ में आ रहा है ना लॉजिक?
भाई हाइड्रोजन 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 में यहाँ पे नेगेटिव पार्शियल आएगा और यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, इन पे पॉजिटिव आ जाता है। और अगर उल्टा हो गया तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और इन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो सेम लॉजिक लगा के अपना आंसर आ रहा है कि CH3 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी एज कंपेयर टू CF3 एंड CF3। गुड, सही है, समझ गई जनता हमारी, समझदार हो गई है जनता। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ वगैरह कंपेयर करना सीख गए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। तो ये लिख लो जल्दी से, और सब लिख लिया हो तो मुझे बता दो कि हो गया, तो अपन अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। डन, सही है। तो बेटा बॉन्ड पैरामीटर में पहला था अपना बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे, है ना। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने बॉन्ड लेंथ की बात कर ली। अगली बात हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की करेंगे, या बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं इसको। तो अगली हेडिंग लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी वो पढ़ के, और फिर उस पर सवाल करेंगे, है ना। लिखा, ठीक है। तो लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ, उसमें लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड to break a gaseous covalent bond to break a gaseous covalent bond by homolytic cleavage, by homolytic cleavage is known as the bond energy or bond dissociation energy of the given bond। तो किसी बॉन्ड को बीच से बराबर से तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको उस बॉन्ड की एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी वो लिख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नंबर 1, यहां तक लिखो, मैं तुमसे पूछ लूं फिर उसके बाद मैं फैक्टर लिखूंगा। लिख लिए सबने, ठीक है। तो बेटा ये बताओ कि अगर दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए, अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा दिए जाएं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, क्या होगा।
मतलब ऐसा समझ लो कि दो एटम के बीच में एक बॉन्ड था, इसको तोड़ने की एनर्जी, और फिर इनके बीच में अब दो बॉन्ड हो गए, तो इनको तोड़ने की एनर्जी, तो किस में ज्यादा लगेगी? एक को तोड़ने में ज्यादा लगेगी कि दो को? ऑब्वियस ही बात है, दो को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना? ये बहुत लॉजिकल है ना, तो खुद भी सोच सकते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे डायरेक्टली डिपेंड करेगी कि इनवर्सली करेगी? डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली करेगी बेटा, सीधे सीधे। जितने बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी हो जाती है। जयराज मैं समझाता हूँ अभी तेरे को, वो होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है वो भी बता दूंगा। वैसे तो मतलब कभी देखा हो सकता है, देखा होगा तुमने, बट ये बैक फैक्टर लिख लें, इस पे एक आधा एग्जाम्पल लिख लें, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके एग्जाम्पल में ऑर्डर में तुमसे पूछूंगा, तो एग्जाम्पल है भाई C2H2, C2H4 और C2H6। यहां आपको कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करनी है। तो इसमें तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने बॉन्ड्स हैं। अब थोड़ी ऑर्गेनिक आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि C2H2 में कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है बेटा? तीन, वेरी गुड। तो ये, अब क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो अब ये अपने को पता होना चाहिए कि दिस हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 एज, अरे तुमको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, लेट्स करेक्ट इट। है ना? तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है C2H2 का, एल्काइन होता है ये। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये तो 9th 10th में भी सिखाते हैं। जनरल फॉर्मूला CnHn, बिल्कुल। ठीक है, C2H4 का स्ट्रक्चर, कितने बॉन्ड आएंगे कार्बन कार्बन में? दो। तो C डबल बॉन्ड C, H, H, H एंड H। और C2H6 का स्ट्रक्चर बेटा, इसको थोड़ा खिसकाएं, भी जगह चाहिए अपने को स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, and you have three hydrogen atoms attached to each carbon। तो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर बोला जाए तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ तीन है, यहाँ दो है और यहाँ एक है। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, सबने एग्जाम्पल सही से बताया। एक और मैं सिंपल सा पूछ लेता हूँ, N2O2 और F2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा आने वाली है? डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ना, N2 की सबसे ज्यादा आएगी, बिल्कुल। और इनफैक्ट बॉन्ड ऑर्डर का यही सीक्वेंस है, मतलब ये जो एक बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, ये यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है। है ना? सही है, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, गुड, वेरी गुड। लिख लो जल्दी से, फिर अपन सेकंड फैक्टर पे आते हैं कि भाई सेकंड फैक्टर को कैसे कंपेयर करना है और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। मान लो बॉन्ड ऑर्डर ही सेम हो, तो फिर कैसे कंपेयर करोगे? लिख लिए सबने? ठीक है, एक तो होमोलिटिक क्लीवेज ही बताना है मेरे को, तो मैं बताता हूँ, बट उसके पहले ये थोड़ी बातें कर लें। हाँ, वो साइज पे ही बात करने वाला था परेशान में, बिल्कुल। तो मैं इनफैक्ट तुम्हें एक और थोड़ा जनरलाइज लॉजिक बताता हूँ, सुनना इस बात को ध्यान से। साइज पे डिपेंडेंसी तो छोड़ो, तो मेरे को एक और जनरलाइज लॉजिक बताता हूँ, जिससे तुमने अगर पिछले फैक्टर समझ लिए तो इसके फैक्टर आ जाएंगे। वो ये जनरलाइज फैक्ट है बेटा कि अगर दो एटम की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, अगर दो एटम की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, दो एटम
पास पास आ रहे हैं, तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी ना भाई। एटम पास पास तभी आ रहे हैं जब उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तभी तो एटम पास पास आएंगे। बॉन्ड अगर वीक होगा तो एटम दूर दूर रहेंगे। तो इसका मतलब जो पिछले फैक्टर लिखे थे उसके उल्टे फैक्टर आने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो साइज का फैक्टर हम बता सकते हैं, साइज बड़ा हुआ, एटम दूर दूर हुए। एटम दूर दूर हुए तो उनको तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। तो इसको अब टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? सुनना, साइज बड़ा हो गया और तोड़ना इजी हो गया। साइज मोर, एनर्जी लेस। तो ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है? इनवर्स है ना। दिस इज इनवर्स। तो सेकंड अपन ऐसे लिखेंगे, सेकंड में लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अच्छा, साइज में हम क्या परसेंटेजेस कैरेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि परसेंटेजेस कैरेक्टर से भी अल्टीमेटली फर्क तो साइज पे ही पड़ता है। क्योंकि sp ऑर्बिटल छोटा होता है, sp2 थोड़ा बड़ा हो जाता है, sp3 और बड़ा हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ पे फर्क आता है साइज पे। तो परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ गया तो साइज छोटा हो गया। यही होता था ना भाई, परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ाया तो साइज छोटा हो गया। देख लो वापस वही डायग्राम, डायग्राम इमेजिन करते रहना जब भी परसेंटेज कैरेक्टर की बात आए। परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ा तो साइज छोटा हो गया। हाँ, तो साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ये सिंपल सी बात याद रख सकते हैं कि भाई साइज का उल्टा चलेगा परसेंटेजेस। साइज और परसेंटेजेस इनवर्स होते हैं। सिंपल बात है ना। तो इनवर्स होते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेजेस आने वाला है। आएगा। और अभी इसके एग्जांपल भी करेंगे अपन। बिल्कुल। तो अभी बॉन्ड लेंथ वाली बात भी कही थी तुमने, बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। ये भी अभी कहा था थोड़ी देर पहले अपन ने। एटम दूर दूर है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, एटम पास पास है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो उसको भी यहीं लिख देते हैं, जितना बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जितना ये बढ़ाओगे उतना ये कम होगा। इनवर्स रिलेशन। तो साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, या परसेंटेज ज्यादा है तो साइज छोटा है तो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी ज्यादा है। तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड रह सकते हैं, मतलब परसेंटेजेस, साइज और बॉन्ड लेंथ। इस तरीके से तो तीनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तुमने लिख दिया अलग अलग लिखने की जगह, है ना। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, इसको लिख लो एक बार। और इसके एप्लीकेशन के बाद अपन होमोलिटिक क्लीवेज को भी समझ लेंगे कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। ये वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके आएगा, तुम लोग काफी डिटेल में पढ़ोगे, बट एक बार अपन यहाँ पे क्योंकि वर्ड अपन ने लिखा है तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा सबने? ठीक है, इस फैक्टर को अपन अप्लाई करना सीखते हैं ना, इसको अप्लाई करते हैं अपन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को साइज से या बाकी चीजों से कंपेयर करते हैं। तो अब मान लो आपके पास सी, सिंगल बॉन्ड सी है, और बाकी सब जगह हाइड्रोजन 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 जुड़े हुए हैं। फिर यहां भी सी, सिंगल बॉन्ड सी है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है मान लो, यहाँ एच है। या ओ भी मत जोड़ो तुम, तो एक काम करो, डबल बॉन्ड सी जोड़ो, डबल बॉन्ड CH2, एच और एच। अच्छा, किस बॉन्ड को कंपेयर करना है उसको मैं कलर कर देता हूं आपको। इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, और सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, इन बॉन्ड्स को कंपेयर करना है। हाँ सोचल। तो गैसेस की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक अकेले मॉलिक्यूल को देख रहे होते हैं।
सॉलिड लिक्विड में एक अकेला मॉलिक्यूल हमको मिलता नहीं है, उसके पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स और होते हैं। हाँ तो जनता, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है। डेल्टा ई एन यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है। तो फर्क किस चीज का है? सही बात है सारा, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है तो परसेंटेज एस का फर्क है, परसेंटेज एस का फर्क है तो साइज का फर्क आ जाएगा, है ना। साइज का फर्क है तो बॉन्ड लेंथ में फर्क आ जाएगा। तो ये तो आपस में इंटर रिलेटेड ही रहेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन बदला तो परसेंटेजेस बदला, परसेंटेजेस बदला तो साइज बदल गया, साइज बदल गया तो बॉन्ड लेंथ भी बदल गई। तो किसी से भी देख लो तुम, तीनों में से किसी से भी देख सकते हो, फर्क बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे आ जाएगा। तो अपन जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। ये इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3 और sp3, इसका sp2 और sp2, और इसका sp और sp, यही आएगा। तो सीक्वेंस क्या लिखते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की के लास्ट की? लास्ट वाले की ना। सबसे छोटा साइज है, परसेंटेजेस ज्यादा है, परसेंटेजेस ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, है ना। तो इन चीजों को रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इनमें थोड़ा सोचना पड़ता है, एकदम देखते से ही आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो इनको घर मतलब क्लास के बाद आज रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये ठीक है, परसेंटेजेस कैरेक्टर से आंसर आ जाएगा अपना। बिल्कुल। तो एक साइज का बिना परसेंटेजेस कैरेक्टर के सिर्फ साइज का एग्जांपल लिखवा रहा हूं, फिर वापस से एक और एग्जांपल लिखवाऊंगा मैं, जिसमें आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट एग्जांपल का ही। तो एग्जांपल ये था, एग्जांपल बी में अगर आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड जर्मेनियम को कंपेयर करने को दे दिया जाए, तो फिर किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी? या परसेंटेजेस तो सबका सेम आने वाला है, साइज में फर्क है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा ना। साइज सबसे छोटा कार्बन का है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे बड़ी, दिस विल बी योर ऑर्डर। ठीक है, लॉजिकल सी बात है, सिंपल है। अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं, है ना, बस एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल और इसी का। इसमें क्या था, सब सेम हाइब्रिडाइजेशन में ले रखे थे, अब हम इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी? लिख लिया कि यहाँ तक? पहले लिख लो सब लोग, उसके बाद लिखूंगा मैं आगे। लिख लो पहले जल्दी। डन बाय एवरीवन? ठीक है, चलो तो अब अपन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एच CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2, इसको कंपेयर करना है तुमको CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH से, है ना। और एक केस और इसी से मिलता जुलता दे दूंगा मैं तुमको, D में C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और H2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दो कंपेयर कर लेते हैं अपन, है ना।
तो सी वाला केस बेटा, इसको करें कंपेयर। आंसर बताओगे क्या पहले? सही है। तो किसकी कम है ये बता दो। वैसे तो आंसर आ रहे हैं और काफी सही आंसर आ रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई लोग लॉजिकली सोच रहे हैं। गुड, वेरी गुड। पहले वाले की कम आएगी ना? हाँ। कैसे आ रही है भाई? इसका रिलेशन क्या है यहाँ पे? sp3। और इसका क्या है? sp2। ठीक है, यहाँ पे इसका sp3 और इसका क्या है? sp। तो अब ये वाले का साइज और ये वाले का साइज तो सेम है, बट यहाँ पे sp छोटा हो गया ना, इसका परसेंटेज ज्यादा हो गया। तो इसका परसेंटेज ज्यादा हो गया, साइज छोटा हो गया, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा आएगी। ऐसे ही सोचा था, यही किया था ना हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। बिल्कुल, वेरी गुड। दिस विल बी योर ऑर्डर। तो अब अगर इतना समझ में आता है तो अगला भी मेरे ख्याल से आ ही जाएगा, है ना? तो डी वाले में किसकी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी? नहीं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर नहीं सोच सकते, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो यहां बढ़ाया अपन ने। जिनको कंपेयर कर रहे हैं वो तो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ही है ना? जैसे कंपैरिजन में, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बॉन्ड सिंगल दिए थे। तो बॉन्ड ऑर्डर अपन नहीं सोच सकते। बॉन्ड ऑर्डर तो तब होता है जब हम इसको कंपेयर करते और इसको कंपेयर करते, तो बॉन्ड ऑर्डर आता। तो इसमें भी किसकी ज्यादा है भाई? फर्स्ट की कि सेकंड की? सेकंड की, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना आंसर आएगा। रीजन ये है कि ये sp2 है और ये भी sp2 है, लेकिन यहाँ पे इस एक sp2 था और दूसरा हो गया था sp। तो इसका मोर परसेंटेज एस था, इसी तरीके से यहाँ भी मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर था हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। बिल्कुल सही बात है। अब वो एक होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात मैं बता देता हूँ, फिर आगे के दो फैक्टर्स और अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसका दो फैक्टर्स और हैं, बट होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज बता दूं, तो उसके बाद फिर अपन आगे के फैक्टर्स पढ़ते हैं दो और। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के फैक्टर्स आज ही कंप्लीट कर लेंगे, फिर उस बॉन्ड एंगल बचेगा तो वो भी अपन देख लेंगे। लिख लिया सबने? अगर लिख लिया हो तो मैं फिर अलग से तुमको जरा हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज बता दूं, यही समझा देता हूँ, फिर इसको हटा देंगे। लिख लिया सबने? या तुमको लिखना है क्या होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज? होमवर्क तो बेटा मैं आज तुम्हें दे ही दूंगा, चिंता मत करो, अलग से कॉपी की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल से दे दूंगा होमवर्क में। लिखना है तो ठीक है, थोड़ा लिख लेते हैं, ढंग से लिख लेते हैं। एक काम करो, ऐसा बॉक्स बना के लिख लेना, होमोलिटिक क्लीवेज। तो जैसे मान लो आपके पास CH3 है और सिंगल बॉन्ड CH3 है, या F है, सिंगल बॉन्ड F है, तो जब भी आपका बॉन्ड जो है बेटा बीच से टूटता है, इक्वली डिवाइड होता है, whenever the bond breaks from between, then it is said as a homolytic cleavage. Homo means same, तो सेम क्लीवेज ऑन बोथ द साइड्स, तो उसको होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। तो जैसे अगर ये बॉन्ड यहां से टूटे और ये भी यहां से टूटे, और टूटने के बाद ये बनाए CH3 और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए और CH3 इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाए, या यहाँ फ्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, इस फ्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज कहलाएगा। है ना? या एक और बता देता हूं, ओ डबल बॉन्ड ओ है अगर आपके पास, तो ये बॉन्ड भी अगर बीच से टूटता है तो आपके पास होता है O और O।
तो ये भी होमोलिटिक क्लीवेज। बीच से बॉन्ड अगर बराबर से टूटेगा तो होमोलिटिक क्लीवेज कहलाएगा, लेकिन अगर बॉन्ड्स बीच से ना टूट के अलग से टूटे तो उसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। तो बॉन्ड का इवनली टूटना इज होमोलिटिक। खुद का इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी और का भी हो शेड इलेक्ट्रॉन, बट कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया ऐसा हम कह नहीं सकते। ये कह सकते हैं कि बॉन्ड अगर बीच से बराबरी से टूटता है, बराबर से टूटना इज होमोलिटिक, और अनइक्वली टूटना इज हेट्रोलिटिक। अनइक्वली टूटना मतलब क्या है कि भाई आपके पास CH3 और CH3 था, और ये बॉन्ड कैसे टूटा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और यहां से ये बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाते हैं, है ना। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बातें अभी अपन नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ मतलब समझ रहे हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ोगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ क्योंकि डेफिनेशन में आ रहा था कि बॉन्ड तोड़ अलग अलग तरीके से सकते हैं। एक तरीका होता है कि बॉन्ड को बीच से तोड़ा जाए, एक तरीका होता है कि बॉन्ड को ऐसी जगह से तोड़ा जाए जहां इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाए और एक के पास से हट जाए, है ना। तो इस टाइप से भी कराए जा सकते हैं, कब कराए जाएंगे वो बात की बात है। तो अगर किसी एक के पास, अब इसमें क्या हो गया बेटा, इसको देखोगे तुम तो यहां CH3 पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो दूसरा CH3 था इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया टूटने के बाद। तो ये आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया। भाई दो इलेक्ट्रॉन शेयर थे, एक इस CH3 से एक इस CH3 से, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक से CH3 लेके चला गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस CH3 से इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज है वहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर से बंटते हैं, जहां हेट्रोलिटिक क्लीवेज है वहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एक के पास चले जाते हैं, तो उसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन या मतलब समझ रहे हैं कब होगा ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्यों होगा, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे आगे चल के तो आपको पता चलेगा। कार्ब एनायन, कार्बोकेटायन, है ना, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब बातें आगे आएंगी। ठीक, इसको बस इतना लिख लो अभी। तो डायग्राम से तो समझ में आ गया होगा, बीच से बराबरी से तोड़ना होमोलिटिक क्लीवेज, अनइवनली तोड़ना है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इतनी सिंपल सी बात है बस, जो भी हमारे काम यहां नहीं आएगी। अभी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, दो फैक्टर्स बचे हैं, जल्दी लिखो। इस चैप्टर का काफी यूसेज ओसी में आएगा, बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूसेज आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको पहले बॉन्डिंग यूज, मतलब बॉन्डिंग समझ में आनी चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। लिखा भाई सबने, ये हम एग्जांपल्स लिख रहे थे। सेकंड फैक्टर लिखा था हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, थर्ड फैक्टर पढ़ना था, जल्दी से लिखो लिखो जल्दी लिखो। थर्ड फैक्टर पढ़ना है हमको कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। हो गया सबका, कुछ लोगों का बचा हुआ था। लिखें आगे। तो एक फैक्टर है बेटा डेल्टा EN, जो हमने पिछली बार भी बात की थी बॉन्ड लेंथ के बारे में। डेल्टा EN बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, डेल्टा EN इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, पढ़ा था अभी। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी
बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा ईएन बढ़ाने पर बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ गई, यही हुआ ना। डेल्टा ईएन बढ़ाया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। तो बॉन्ड एनर्जी में और डेल्टा ईएन में क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्ट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। NH3 H2O और इनफैक्ट अपन कार्बन भी जोड़ देते हैं इसमें, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं, कार्बन भी जोड़ लेते हैं। तो CH4 NH2 H2O और HF, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स हैं उसका डेल्टा ईएन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ऑर्डर आ जाएगा कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH is more than CH is more than, sorry, of CH is less than NH is less than OH is less than HF। तो H और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से स्ट्रांग होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग होगा। लिखा। और एक लास्ट फैक्टर लिखना है, ये थोड़ा पीरियडिक जैसा कह सकते हैं कि जहाँ थोड़ा सा आपको अलग कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत बातें याद हो तो। जब भी पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते थे तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कुछ गड़बड़ हो जाता था, याद है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉन्ड एनर्जी की बात करते थे जब। हाँ, तो सेकंड पीरियड की गड़बड़ यहाँ भी है थोड़ी सी, तो उसकी बात कर लेते अपन। करें डिस्कस, लिख लिया सबने। हाँ, चलो। तो एक लास्ट पॉइंट और है, लोन पे रिपल्शंस का अपने पास इफेक्ट आता है, बट ये इफेक्ट सेकंड पीरियड में ही अपने को कंसिडर करना है। तो जितना रिपल्शन बढ़ेगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्शंस। लोन पेयर में रिपल्शन अगर होंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन ये कब कंपेयर करेंगे, कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन है कि सेम बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए लोन पेयर रिपल्शन। और तीसरी कंडीशन है कि बोथ बॉन्डेड एटम्स मस्ट हैव लोन पेयर। तो भाई कहने का मतलब है कि लोन पेयर दोनों पे होना चाहिए, एक अकेले के लोन पेयर रिपल्शन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही एटम पे लोन पेयर है तो उसके रिपल्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किससे रिपेल करेगा, सामने कोई होना भी तो चाहिए जिससे दुश्मनी करे। अकेला खुद से तो दुश्मनी करेगा नहीं, है ना। तो इसका अपन ट्रेंड भी देख लेते हैं, क्या ट्रेंड आता है। ये लिखो, इससे क्या फर्क पड़ जाता है वो लिख लेते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है। तो ये कुछ ही जगह अप्लाई होगा, वो कुछ जगह कहाँ अप्लाई होगा वो अपन लिख लेते हैं। लिखा भाई जनता, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स में लिख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल, तो जब आप कंपेयर करोगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन
या नाइट्रोजन, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? एक ही बनाता है, तो वो और किसी से नहीं बनाएगा। ये सब सेकंड पीरियड है, दिस इज सेकंड पीरियड। तो इसमें लोन पेयर अपन देखेंगे, और इसके नीचे आएगा अपना थर्ड पीरियड, जिसमें हम लोन पेयर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने कहा अभी कि लोन पेयर का फर्क जो है वो सेकंड पीरियड पे ही पड़ेगा, थर्ड पीरियड पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आएगा सिलिकॉन और सिलिकॉन, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस, सल्फर और सल्फर, और क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, अब यहां अपन साइज की बात कर लेते हैं। तो बेटा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज क्या होता था? यहां से यहां साइज का क्या होता था? डिक्रीज होता था, बिल्कुल। साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। नॉर्मल ट्रेंड है हमारा, ये फोर्थ पीरियड में भी होगा, है ना। सेम चीज फोर्थ पीरियड में भी होगी, मैं लिख देता हूं। फोर्थ की पीरियड की भी अगर बात करोगे तो यहाँ जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड जर्मेनियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, और यहाँ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, और यहाँ ब्रोमीन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब आप लिखोगे तो वो बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, है ना। यहाँ इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड और थर्ड पीरियड में, सेकंड और थर्ड बोलो, थर्ड और फोर्थ पीरियड में। ठीक है, देख लो भाई। तो यहाँ लोन पेयर का कोई रोल नहीं है, लोन पेयर का रोल नहीं है, तो हमने यहाँ ट्रेंड लिख दिया। अभी अपन सेकंड पीरियड में आते हैं। तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड ऐसा चल रहा है, तो सेकंड पीरियड भी ऐसे ही चलना चाहिए, है ना। बट हमारा सेकंड पीरियड तो सीधा चलता नहीं है, उसको तो काफी जगह उल्टा चलना होता है। तो इसमें आएगा लोन पेयर, तो लोन पेयर लिखते हैं भाई। कार्बन कार्बन में लोन पेयर कितने हैं भाई? यहाँ पे 0। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हैं, मतलब पर एटम, पर एटम, है ना, 1 ईच। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 ईच, और फ्लोरीन में 3 ईच। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्शन, और रिपल्शन का इफेक्ट सिर्फ सेकंड पीरियड में आना है। तो अगर रिपल्शन का इफेक्ट सिर्फ सेकंड पीरियड में आना है बेटा, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगा इन चारों के अंदर? सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगा? रिपल्शन बोल रहा हूँ, रिपल्शन रिपल्शन, फ्लोरीन में रिपल्शन सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, है ना। रिपल्शन सबसे ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। तो ट्रेंड क्या बना दूं, इधर से इधर कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग बना दूं क्या, है ना। तो यहां से यहां कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ट्रेंड बन जाएगा। ये वैल्यूज में लिखवा देता हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, किलो जूल पर मोल में वैल्यूज हैं। कार्बन कार्बन की आती है 346 किलो जूल पर मोल, तो यूनिट फिक्स्ड है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आएगी आपकी 167, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगी 142, और क्लोरीन क्लोरीन की आती है आपकी 240, यहाँ 226,
यहाँ 201, यहाँ 222, और जर्मेनियम जर्मेनियम की 188, आर्सेनिक आर्सेनिक की 146, सेलेनियम सेलेनियम इज 172, और ब्रोमीन ब्रोमीन इज 190। तो ये सिर्फ ट्रेंड बताने के लिए है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई लेफ्ट राइट जाते वक्त ऊपर कम हो रही है, बाकी सब जगह बढ़ रही है। और डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, देखो कार्बन से नीचे गए तो कम हुई, सिलिकॉन से नीचे गए तो कम हुई, लेकिन नाइट्रोजन से नीचे गए तो बढ़ गई। बढ़ गई ना। तो कार्बन वाले ग्रुप में दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां लोन पेयर नहीं है, तो वहां लोन पेयर नहीं है, तो जनरल ट्रेंड चल रहा है। लेकिन नाइट्रोजन में लोन पेयर आ गया तो उल्टा हो गया, फिर फॉस्फोरस के नीचे सीधा चलेगा क्योंकि सेकंड पीरियड पे लोन पेयर का इफेक्ट है। तो सल्फर से सेलेनियम और क्लोरीन से ब्रोमीन भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर उल्टा आएगा। तो आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि ये तीन जो हैं इनमें ये उल्टा ट्रेंड हो जाता है सिर्फ लोन पेयर की वजह से। और ये सिर्फ सेकंड पीरियड पे लोन पेयर वाला फैक्टर लगेगा और कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, ये लोन पेयर वाला फैक्टर सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए, बस और कहीं नहीं। बस ये इसलिए स्पेसिफिकली अलग से लिखवाया है, ये लिख लो। और इसके नीचे एक नोट लिखते हैं, और फिर अपना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। बेटा सुजल बॉन्ड ऑर्डर तो देख लेना यार, बॉन्ड ऑर्डर तो सिंगल ही है, ये बॉन्ड ऑर्डर सिंगल, ये बॉन्ड ऑर्डर सिंगल। ये बॉन्ड ऑर्डर में काउंट नहीं होते बेटा, ये तो अलग अलग एटम से जुड़े हैं ना, यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो इनको थोड़ी कंपेयर करेगा तू बॉन्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड की एनर्जीज है बेटा, ये सारी सिंगल बॉन्ड की एनर्जीज लिखी हैं। सिंगल बॉन्ड की, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिख रहे। डबल बॉन्ड में तो तुम भूल गए, डबल बॉन्ड में तो N2 की ज्यादा आती है ना, सॉरी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में तो। बिल्कुल, थर्ड पीरियड में साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा होने की वजह से लोन पेयर के रिपल्शन इफेक्टिव नहीं रहते। ये जो एफिनिटी में भी बात अपन ने कही थी कि भाई एफिनिटी में यहाँ साइज छोटे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन इफेक्ट कर जाते हैं, इसलिए एफिनिटी उल्टी कम हो जाती है सेकंड पीरियड की थर्ड पीरियड से। ठीक है, लिख लिया, एक नोट लिख लें जल्दी से कि भाई सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा आती है। इसके नीचे बस एक नोट ऐड कर देते हैं। हर्ष बेटा 188 को 146 से छोटा, अच्छा अरे सॉरी आर्सेनिक का उल्टा लिख दिया क्या मैंने। अरे हाँ, इसका मैं चेक कर लूंगा, जर्मेनियम का और आर्सेनिक का। ठीक है, एक काम करो, ये वाली वैल्यू मत लिखो तुम, इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा एक बार, है लेट मी क्रॉस चेक, ये हो सकता है गड़बड़ हो। इन आखिरी दो वैल्यूज को मत लिखो, है ना, क्योंकि ये लोन पेयर वाले में दिक्कत आएगी, तो लोन पेयर वाले में मैं वैल्यूज एक बार चेक कर लूंगा, है ना। हाँ सिलिकॉन और फॉस्फोरस पे भी बिल्कुल, इनकी वैल्यूज मैं अलग से चेक कर लूंगा, इनमें दिक्कत आएगी, लोन पेयर वाली बात इफेक्ट आ जाता है। तो इनको तुम आपस में मत कंपेयर करो, तुम सिलिकॉन जर्मेनियम मत लिखो, बाकी दो वैल्यूज लिख लो, मैं बता देता हूँ। सिर्फ फॉस्फोरस और आर्सेनिक की लिख लो। फॉस्फोरस की कितनी थी, 201, और आर्सेनिक की लिख लो 146, है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम की मत लिखो, ये और ये वैल्यूज मत लिखो, इनको क्रॉस चेक कर लूंगा मैं एक बार। ठीक है, तो ये यहाँ काम आ जाएगी। चलो नोट लिख लें जल्दी से, अच्छा हुआ याद दिला दिया, थैंक यू। मैं इनको चेक कर लेता हूँ वैल्यूज एक बार, मेरे को भी चेक करनी पड़ेंगी वैल्यूज, है ना, इसको अपन चेक कर लेंगे। चलो
नोट लिखते हैं जल्दी से। बट उन वैल्यूज से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये याद रखना, ये सेकंड और थर्ड पीरियड में ये वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये याद रखना है जहां फर्क पड़ रहा है। चलो नोट की बात, नोट ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ is the highest single bond strength among all homonuclear सिंगल बॉन्ड्स। इसका मतलब कि एच एच को, एच सिंगल बॉन्ड एच को किसी भी दूसरे सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करने को बोल दिया जाए, एफ एफ, सी एल, बी आर, आई, ओ एस, किसी से भी कभी भी, तो आपको किसको मार्क करना है हाईएस्ट या ग्रेटर, एच को, है ना। तो ये आपको फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट आपको कंपैरिजन में हेल्प करेगा। कभी सवाल पूछ लिया कि भाई एच सिंगल बॉन्ड एच, एच सिंगल बॉन्ड एच और एफ सिंगल बॉन्ड एफ को कंपेयर करो, या एच एच को ओ सिंगल बॉन्ड ओ से कंपेयर करो, या सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल से कंपेयर करो, तो इसी की हाईएस्ट आएगी। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, एच सिंगल बॉन्ड एच की वैल्यू लिख लेना, ये शायद मेरे पास लिखी हुई है, लेट मी सी, 436 किलो जूल पर मोल, 436 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बिल्कुल। स्ट्रेंथ, एस टी इज स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। और होमोन्यूक्लियर बेटा इंपॉर्टेंट है, होमोन्यूक्लियर मतलब इसको एफ सिंगल बॉन्ड एफ या ओ सिंगल बॉन्ड ओ से कंपेयर कर रहे हैं, एच सिंगल बॉन्ड एफ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसका फिर डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें डेल्टा ई एन भी आ जाता है, एच एफ में डेल्टा ई एन भी आ जाएगा, तो वो उसको डायरेक्ट वहां पे नहीं कंपेयर कर सकते। तो वो भी चलो मैं लिख ही देता हूँ तुमको, नोट का पहला पॉइंट लिख लो, ये हो गया। नोट का सेकंड पॉइंट भी लिख लो, एच सिंगल बॉन्ड एच की एनर्जी इज लेस देन एच सिंगल बॉन्ड एफ की एनर्जी, दिस इज हाई डेल्टा ई एन एंड नो लोन पेयर रिपल्शन। तो क्यों नहीं है लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि फ्लोरीन पे तो लोन पेयर हैं, बट क्या हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर है, नहीं है। तो हमने वहां भी लिखा था कि भाई सेकंड पीरियड, भाई फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन ही अकेला है, हीलियम तो बॉन्ड बना नहीं रहा है, तो हाइड्रोजन पर लोन पेयर बचता नहीं है, तो उसके लिए अपन ने लिखा नहीं है। एनर्जी भी बता देता हूं, ये 436 किलो जूल थी, और दिस इज लेस देन 5, कितना आता है ये, 65 किलो जूल पर मोल। अच्छा इतना लिख ही रहे हो तो बाकी भी लिख लो, इज लेस देन एच सी एल, इज लेस देन एच बी आर, इज लेस देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन एच सी एल, इज ग्रेटर देन एच बी आर, इज ग्रेटर देन एच आई। और इन तीनों का तो ट्रेंड ऑब्वियस है कि नहीं है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई में साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ये तो साइज से किया हुआ कंपेयर है ना। वैल्यू भी लिख देता हूँ, इसकी तो वैल्यू है शायद मेरे पास, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 565 के आगे 428, यूनिट सेम रहेगी, यूनिट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, 362 और 295। तो इनमें क्या है, इनमें साइज रोल प्ले करता है, तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। जो अभी तक बातें कही हैं उसी से हो जाए, ठीक है।
आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत बिल्कुल भी पड़ेगी बॉन्ड एनर्जीज की. दिस शुड बी मोर देन इनफ. ठीक. और आज तो पीरियड ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, टाइम ही खत्म हो गया यार. चलो तो ठीक है, बॉन्ड एंगल रह गया है, बॉन्ड एंगल अपन करते हैं अगली क्लास में. फिर अपन डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे. हाँ सुजल, सही है सही है. लिखा सबने? तो आज तो फिर ठीक है, टाइम ही खत्म हो गया तो क्लास खत्म करनी पड़ेगी यहीं पे. तो आज की क्लास तो यहीं रोक लेते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे. अपन पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल पे बातें थोड़ी सी, फिर डाइपोल मोमेंट. तो आपको थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट पढ़ के आना है, प्री रीड जो है वो डाइपोल मोमेंट करना है, बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट. ठीक है, पढ़ के रखेंगे सब. सही है. चलो तो यहाँ से आगे अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे.